तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आप सभी लोग का स्वागत है क्राइम की कथा के इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुशहाल होंगे। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक थाना पड़ता है लालगंज। वहाँ पे करीब रात के 9 बज रहे थे। एक आदमी रहता है जिसका नाम रहता है वीरेंद्र त्रिपाठी। वो अपने एक किराएदार जिनका नाम रहता है धर्मेंद्र और 4-5 और लोगों के साथ उस थाने पर पहुँचता है। पहुँचने के बाद वो बोलता है कि उसका जो बेटा है जिसका नाम विजेंद्र त्रिपाठी उर्फ पिंटू है, वो रोज़ स्कूल से 3 बजे तक आ जाता है, लेकिन अभी रात के 9 बज चुके हैं और वो अभी तक आया नहीं है। जिसके बाद पुलिस वाले उसकी बात सुनते हैं। बात सुनने के बाद जो भी पूछताछ करना था उससे पूछते हैं। पिंटू के बारे में थोड़ी डिटेल लेते हैं। ये घटना है 14 जुलाई 1999 की। खैर, पुलिस वाले वीरेंद्र त्रिपाठी जो कि पिंटू के पिता रहते हैं उससे पिंटू के बारे में डिटेल लेते हैं और उससे ये भी बोलते हैं कि आपने स्कूल में पता किया। तो पिंटू के जो पिता रहते हैं वीरेंद्र, वो बोलते हैं कि मैंने स्कूल पे पता किया, मैं प्रिंसिपल के घर भी गया था, उस स्कूल के आसपास में जितने भी उसके दोस्त थे सबसे पता किया हूँ, लेकिन पिंटू का कुछ भी पता नहीं है। उसके दोस्तों का ये मानना था कि वो 8वीं घंटी जब होती है उस टाइम तक भी वो स्कूल में था। जब छुट्टी हुई तो सभी बच्चों के साथ वो भी निकला था, लेकिन उसके बाद वो किधर गया किसी को मालूम नहीं था। बाकी जानकारी वो जुटाते हैं, लेकिन ऐसी कोई जानकारी उनको मिल नहीं पाती है। पुलिस वाले बोलते हैं कि आज थोड़ा इंतज़ार करिए, हो सकता है किसी बर्थडे पार्टी में या किसी और चक्कर में कहीं इधर उधर गया होगा। कल सुबह तक अगर नहीं आता है तो आप थाने आ जाइए, हम उसकी रिपोर्ट लिख लेंगे। पिंटू के जो पिता रहते हैं और बाकी जो उनके साथ आए लोग रहते हैं वो लोग वापस चले जाते हैं। वापस जाने के बाद पिंटू के पिता पूरी रात भर इधर उधर पिंटू को ढूंढते रहते हैं, लेकिन पिंटू नहीं मिलता है। खैर, पिंटू के पिता और बाकी जो परिजन थे उन सबको लेकर वो सुबह के 7 बजे 15 जुलाई 1999 को थाने पहुंचते हैं। 7 से 9 बज जाते हैं। 9 बजे के करीब इंस्पेक्टर साहब आते हैं। आने के बाद सभी परिजन लोग वहीं पे बाहर पे ही रहते हैं, बाहर में रह रहे थे थाने के बाहर, लालगंज थाने के बाहर। तो इंस्पेक्टर साहब देखते हैं उन लोग को, फिर वो अंदर आदेश करते हैं कि इनकी रिपोर्ट लिख ली जाए। लिखने के बाद पुलिस अपना काम करती है, जो भी उन लोग का काम रहता है, इश्तिहार छपवाना, बाकी SCRB से अज्ञात शव की जांच करवाना, कहीं ऐसा ना हो कि उसका कत्ल हो गया हो और कहीं दूसरे ज़िले में उसकी डेड बॉडी पड़ी हो। जो भी उनका कार्यक्रम रहता है वो लोग करते हैं। करने के बाद भी कुछ भी पता नहीं चलता है। पुलिस वाले पोस्टर बाकी जो भी उस समय चल रहा था सब कुछ करवाते हैं, लेकिन पिंटू का कुछ पता नहीं चलता है। घटना के करीब 1 हफ्ते बीत जाते हैं। परिवार वाले जब भी थाने आते थे तो ये लोग पुलिस वाले इसको टरकाते रहते थे, बोलते थे हम जांच कर रहे हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। परिवार वाले सभी लोग परिजन जो भी रहते हैं परेशान हो जाते हैं। ये जो पिंटू के पिता थे ये घर घर जाके कथावाचक का काम करते थे। आसपास में, मोहल्ले में, गांव में इनकी काफ़ी इज्जत थी। जब इनका लड़का गायब हो गया तो 1 हफ्ते बीत जाते हैं, तो सभी आसपास के लोग जितने भी रहते हैं और कुछ लोकल नेता को लेकर ये वहीं थाने के पास में ही पूरा चक्का जाम कर देते हैं लोग। चक्का जाम करने के बाद पूरा रोड जाम कर देते हैं जब, तो पूरा मार्केट सब कुछ बंद हो जाता है। सब कुछ बंद होने के बाद बड़े बड़े आला अधिकारी सब लोग आते हैं और वो पिंटू के पिता को आश्वासन देते हैं कि 3 दिन के अंदर ही वो इस मुकदमे को सुलझा लेंगे। खैर, सभी लोग वहाँ से निकलते हैं। जाने के बाद 3 दिन भी अब गुजर जाता है, लेकिन पिंटू का कुछ पता नहीं चल रहा था। घटना को करीब 10-11 दिन हो गए थे। पुलिस वाले भी अलग परेशान थे। न्यूज़पेपर में बार बार ये खबर आना कि पुलिस कैसी जांच कर रही है, जांच टीम नहीं बदल रही है, बाकी जो भी चीज़ें थी वो बार बार बोल रहे थे। खैर, पुलिस वाले अपनी तरीके से जांच पड़ताल करते रहते हैं, लेकिन उनको अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली थी पिंटू के बारे में। दूसरी तरफ होता ही है कि जो पिंटू के पिता रहते हैं उनके घर पर एक चिट्ठी आती है। वो उस चिट्ठी को लेते हैं और चिट्ठी खोलते हैं तो उसमें लिखा हुआ था कि आपका बेटा हमारे पास है और इस खबर को पुलिस को मत बताना, नहीं तो तुम्हारे बेटे को हम रास्ते से हटा देंगे। और आगे ये लिखा था कि एक PCO का पता दिया गया था और वहाँ पे बोला गया था कि लाल रंग का शर्ट पहन के वहाँ पे आ जाना। एक समय भी दिया गया था। खैर, पिंटू के पिता लाल कलर का शर्ट पहनते हैं और वहाँ पर निकल जाते हैं। परिवार के किसी सदस्य को इस बारे में जानकारी नहीं देते हैं, ना ही पुलिस को जानकारी देते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद जो PCO में काम करने वाला आदमी रहता है वो बोलता है कि सर आपका फ़ोन आ रहा है। फिर पिंटू के पिता जो रहते हैं वीरेंद्र त्रिपाठी, वो उस किडनैपर से बात करते हैं। किडनैपर उधर से पहले तो इनको बुरी तरीके से धमकाता है,
धमकाने के बाद वो 5 लाख रुपए की डिमांड करता है और जाते जाते वीरेंद्र त्रिपाठी को ये बोलता है कि अगर इस घटना की जानकारी अगर पुलिस वालों को हुई तो तुम्हारे बेटे को हम रास्ते से हटा देंगे। खैर पिंटू के पिता वहाँ पीसीओ से निकलते हैं और घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद वो बहुत कुछ सोचते विचारते हैं। अपनी पत्नी और बाकी किसी लोग को इस बारे में जानकारी नहीं देते हैं। उनके परिवार में पिंटू की माँ और वीरेंद्र त्रिपाठी रहते थे। उनका बड़ा घर था। ऊपर के मकान में 2 किराएदार रहते थे, जिनमें धर्मेंद्र का नाम मैंने पहले भी लिया था। धर्मेंद्र और उनकी पत्नी 2 लोग रहते थे ऊपर के मकान में। पिंटू के पिता परेशान होते हैं। उसके बाद वो गहमा गहमी में इसी में थे कि क्या करें। किडनैपर को 5 लाख रुपए देने थे। किडनैपर ने धमका रखा था। इसी गहमा गहमी में वो जो एसपी सिटी रायबरेली रहते हैं उनके दफ्तर पहुंच जाते हैं। उनको इस चिट्ठी के बारे में और जो किडनैपर से बातचीत हुई थी उसकी पूरी जानकारी उनको देते हैं। एसपी सिटी रायबरेली के निगरानी में एक टीम बना जाती है और पिंटू की जांच पड़ताल फिर से एक नए तरीके से शुरू हो जाती है। अब पुलिस किडनैपिंग के तौर तरीके से जांच कर रही थी, लेकिन फिर भी इसमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। पिंटू करीब 13 दिन बीत जाते हैं, पिंटू नहीं मिलता है। जो पिंटू का घर रहता है उसके पास में एक प्राथमिक विद्यालय था, जो सरकारी स्कूल रहता है वो रहता है। वहाँ पे जब शाम के समय में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे तो उनको कोई जानवर के सड़ने की ऐसी बदबू टाइप की कुछ आ रही थी। वो बच्चे शिकायत करते हैं और वहाँ पे जो स्कूल का कर्मचारी रहता है, सरकारी कर्मचारी, वो इधर उधर पहले देखता है, उसको कुछ ऐसा चीज़ मिलता नहीं है। फिर जो सेफ्टी टैंक होता है वहाँ पे जाता है, वहाँ से बदबू तेज़ होने लगती है। जब सेफ्टी टैंक का ढक्कन हटाया जाता है तो उसके नीचे एक सड़ी गली सी डेड बॉडी पड़ी हुई थी और उसी में एक जो स्कूल था, लिटिल फ्लावर स्कूल, जहाँ पिंटू पढ़ता था, उसकी ड्रेस भी लटकी हुई थी। खैर जो कर्मचारी था वो उस घटना की जानकारी पुलिस वालों को देता है। पुलिस आती है और उस जो भी बचा शरीर था उसको बाहर निकालती है और बाकी कार्रवाई करने के बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। खैर वो बॉडी तो बची नहीं थी, 14-15 दिन हो गए थे, अस्थियाँ ही बची थी, क्योंकि वो गंदा सा सेप्टिक टैंक था और उसके अंदर 15 दिन से पानी के अंदर बॉडी। खैर ये कार्रवाई करने के बाद पहचान तो पहले ही हो जाती है कि ये बॉडी पिंटू की है। स्कूल का जो ड्रेस था उससे पहचान हो गई थी। ये होने के बाद पुलिस अब नए तरीके से जांच करती है। वो सोचती है कि किडनैपर ने ऐसा क्यों किया। अगर वो किडनैपिंग का केस था तो अभी 2 दिन हुए थे रैंसम मांगे हुए, 2 दिन में ऐसा क्यों किया। अब जो एसपी रायबरेली की जो टीम रहती है वो पिंटू के घर आती है और नए तरीके से जांच की शुरुआत करती है। सबसे पहले पिंटू का जो कमरा था, पढ़ने लिखने वाला कमरा था और उसी में वो सोता भी था, उस कमरे की जांच होती है। पिंटू की उम्र मैं बता दूं 16 साल थी। खैर उसके कमरे की जांच हो रही थी, बाकी जितने भी किताबें, बैग, जो भी उसके सामान थे उस सब की जांच हो रही थी। उसी में एक एडल्ट पोर्नोग्राफी की किताब मिलती है जो कि मस्त राम की है। पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं कि ये 16 साल का बच्चा ये मस्त राम की किताब क्यों पढ़ रहा है। मस्त राम की किताब के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं आपको। ये एडल्ट पोर्नोग्राफी की किताब होती है। इसमें बहुत बुरी बुरी चीज़ें और जो भी एक मतलब 18+ लोगों के लिए पढ़ने के लिए हो सकती है, ऐसी चीज़ें उस बुक में रहती हैं। 18 के पहले के बच्चों को ये देना भी उचित नहीं है। खैर पुलिस वाले जब देखते हैं उसके बाद वो उसके माँ बाप जो भी रहते हैं उन लोग से पूछते हैं कि आपका बेटा क्या उपन्यास पढ़ता है क्या। पिंटू के पिता बोलते हैं कि हमारा बेटा तो ऐसा कुछ उपन्यास नहीं पढ़ता है। पुलिस वाले उस किताब को लेकर, वहाँ से और कुछ तो उनको मिला नहीं था, उस किताब को लेकर थाने पहुँच जाते हैं। थाने पहुँचने के बाद जब वो पूरा पेज, एक एक पेज पलट रहे थे तो लास्ट पेज पे श्याम लिखा था। श्याम देखने के बाद पुलिस वाले सोचते हैं कि शायद श्याम कुछ होगा, लेकिन वहाँ पे एक जो कांस्टेबल था वो बोलता है कि सर श्याम ये इसलिए लिखा होगा कि जो रायबरेली का बस स्टेशन है वहाँ पे एक श्याम बुक स्टॉल है और उसके सामने ही बहुत सारे जो फुटपाथ पे किताब बेचते हैं वहीं उसके सामने ही रहते हैं। और वो क्या करते हैं, श्याम किताब के पीछे लिख देते हैं ताकि लोगों को ये पता चले कि ये बुक, श्याम जो बुक स्टॉल है उसके सामने की फुटपाथ की दुकान से है। खैर पुलिस की एक टीम रायबरेली बस स्टेशन पर श्याम जो बुक स्टॉल रहता है उसके यहाँ निकल जाती है। वहाँ जाने के बाद वो पहले बुक स्टॉल पे जाती है, वहाँ पूछती है कि ये जो श्याम लास्ट में लिखते हैं ये किसके यहाँ की बुक है। जो बुक के ऑनर रहते हैं वो बताते हैं कि
जो हमारे सामने ये फुटपाथ पे लोग बेचते हैं, इन्हीं 3-4 दुकानों में से किसी एक दुकान की ये बुक किताब होगी। पुलिस वाले उस सभी दुकानदारों से पूछताछ करते हैं। एक दुकानदार बोलता है कि हाँ, ये हमारे यहाँ की किताब है। उसके बाद वो पूछते हैं कि उस जो पिंटू रहता है उसका तस्वीर दिखाई जाती है और पूछा जाता है कि आप इस लड़के को पहचानते हैं क्या। वो आदमी उसको तुरंत पहचान जाता है। वो बोलता है कि ये लड़का बहुत कम उम्र का है, 15-16 साल इसकी उम्र होगी, लेकिन महीने में करीब 2 बार ये आता रहता है। ये पुरानी किताब को देकर नई किताब हमेशा ले जाता है। अभी करीब 3-4 दिन पहले ये जो किताब आप लेकर आए हैं, ये अभी लेकर ये गया था। पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो वो भी एक बार के लिए अचंभे में आ जाते हैं कि इतना छोटा लड़का ये इतनी पोर्नोग्राफी की किताब क्यों पढ़ता है। साथ ही साथ जो दुकानदार रहता है वो एक चीज़ और बताता है कि जो पुरानी किताब देकर ये नई किताब ये लड़का ले गया था लास्ट टाइम, अभी 3-4 दिन पहले ही, तो उस पुरानी किताब में एक चिट्ठी थी। उस चिट्ठी को वो पुलिस वालों के हाथ में देता है। पुलिस वाले खैर उस चिट्ठी को देखते हैं। उस चिट्ठी में ये लिखा था कि ये किताब तुम्हारे अंकल के हाथ लग गई थी। उन्होंने मेरे से बहुत बातचीत की, बहुत बात विवाद किया। खैर कैसे भी करके मैंने उसको टरकाया है। अगली किताब जब देना तो वो अपने पास ही रखना। मुझे कब वो किताब चाहिए होगी मैं तुमको बता दूंगी। लास्ट में पिंटू लिखा था। मतलब ये चिट्ठी जो थी वो पिंटू के लिए थी। पुलिस वाले ये चिट्ठी पढ़ते हैं। चिट्ठी पढ़ने के बाद वो तुरंत वहाँ से निकलते हैं और वहाँ से लालगंज में पिंटू के मकान पे आते हैं। मकान पे आने के बाद वो पिंटू के पिता, उसकी माँ और बाकी जो आसपास के लोग रहते हैं उनसे बातचीत करते हैं। उनसे बोलते हैं कि पिंटू किस किस को अंकल बोलता था, किस किस को आंटी बोलता था, इस तरह की बातें वो पूछते हैं। और ये आपके आसपास में कौन ऐसा है जो बहुत ज़्यादा उपन्यास पढ़ता हो। पिंटू की जो माँ रहती है वो बताती है कि जो हमारे किराएदार हैं धर्मेंद्र, उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा उपन्यास पढ़ती हैं। वो कई बार उपन्यास पिंटू से मंगवाती थी। इतना जब पुलिस वाले सुनते हैं तो धर्मेंद्र और उनकी पत्नी दोनों को उठाते हैं और उठाकर थाने लेकर आते हैं। थाने लाने के बाद पहले पिंटू की पत्नी जो रहती हैं उनसे आराम से पूछताछ होती है, लेकिन कोई भी अपराधी आराम की बातें समझता नहीं है। उसके बाद जब महिला कर्मचारियों को थोड़ा सख्ती के लिए बोला जाता है, तब जो पिंटू की पत्नी रहती हैं जिनका नाम उर्मिला था वो टूट जाती है। टूटने के बाद वो पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से बताती है। वो बताती है कि करीब 8 महीने पहले वो लोग इस मकान, किराए के मकान में शिफ्ट हुए थे। शिफ्ट होने के बाद एक दिन इनके जो पति रहते हैं वो किसी काम के लिए बाहर गए थे। बाहर जाने के बाद इनको रायबरेली किसी काम के लिए जाना था, सामान लेने के लिए जाना था। तो घर पे कोई और नहीं था, तो जो इनके मकान मालिक रहते हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करती है और बोलती है कि आप अपने बेटे पिंटू को मेरे साथ भेज देते तो बहुत अच्छा रहता। खैर जो वीरेंद्र त्रिपाठी रहते हैं वो पिंटू को उसके साथ भेज देते हैं। भेजने के बाद जब रास्ते में रहती है तो ये बोलती है पिंटू से कि पिंटू यहाँ पे उपन्यास कहाँ मिलता है। पिंटू को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो बोलता है मुझे नहीं पता है। खैर वो लोग वहाँ पे मार्केट में जो भी सामान लेना था सब कुछ लेकर रायबरेली से बस स्टेशन पर जब जाते हैं तो वहाँ पे इनको जो उर्मिला रहती है इसको वहाँ पे फुटपाथ पे जो दुकानें लगी रहती हैं वो देख जाती है। देखने के बाद ये पिंटू को लेकर वहाँ जाती है। 1-2 पहले नॉर्मल सी उपन्यास लेती है, उसके बाद उसकी नज़र वहीं मस्तराम की किताब पर पड़ती है। मस्तराम की किताब को देखने के बाद वो पिंटू से बोलती है इस मस्तराम की किताब को उठाओ और अपने बैग में डाल लो। पिंटू ऐसा ही करता है। वो किताब उठाता अपने बैग में रख लेता है। जितने पैसे हुए थे उर्मिला उस दुकानदार को दे देती है। देने के बाद वो बोलती है कि इस किताब को अपने पास ही रखना, जब मैं तुमको बोलूँगी लेकर आने के लिए तब तुम लेकर आना। खैर दोनों का घर एक ही में जुड़ा हुआ था, ऊपर नीचे बस था। फर्स्ट फ्लोर में पिंटू का परिवार रहता था, सेकंड फ्लोर में उर्मिला का परिवार रहता था। खैर ये घर आती है 2-3 दिन बाद जब इसके जो पति रहते हैं वो बाहर किसी और काम के लिए गए थे। तो उस दिन पिंटू स्कूल से आ जाता है, 2-3 बजे तक ये आ जाता था। आने के बाद उर्मिला इसको बुलाती है। बुलाने के बाद इससे वो किताब मंगवाती है। मंगवाने के बाद वो पिंटू के सामने दरवाज़ा बंद करके पिंटू के सामने ही वो किताब पढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन जो ही पिंटू को समझ में आता है कि ये किस तरह की किताब है, वो तुरंत उस कमरे से भागने की कोशिश करता है। लेकिन जो वो भाग रहा था उसी टाइम उर्मिला उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि अब मैं नहीं, अब तुम इस किताब को पढ़ोगे। खैर पिंटू उस किताब को धीरे धीरे पढ़ना शुरू करता है और उर्मिला जो रहती है
वो इसको इसके प्राइवेट पार्ट को सहलाना शुरू करती है। 2-4 दिन बाद ही पिंटू उर्मिला के कब्जे में था। खैर ये सिलसिला चलता रहता है। जब भी जो उर्मिला के पति रहते हैं धर्मेंद्र, वो घर पे नहीं रहते हैं, उस टाइम उर्मिला इसको इशारे से, ये कई तरह की इशारे करती थी, जैसे 2 बार दरवाजे को खटखटाना, कोई एक अलग तरह की आवाज़ करना जिससे पिंटू को पता चल जाए, क्योंकि उस ज़माने में तो मोबाइल फ़ोन और ये सभी चीज़ें तो थी नहीं। तो ऐसा ऐसा करके वो बुलाती थी और उसके बाद धीरे धीरे करते करते इन दोनों के बीच संबंध बन गए। मैं एक बार और बता दूं कि पिंटू की उम्र 16 साल और उर्मिला की उम्र 30 साल थी। खैर वो उस नाबालिग के साथ संबंध बनाती रही, लेकिन इसी बीच होता यह है कि मस्तराम की जो किताब रहती है वो एक दिन उर्मिला पढ़ के वहीं तकिए के पास छोड़ दी थी, भूल गई थी मतलब रखना उसको। जब ये धर्मेंद्र कमरे में आता है तो वो देखता है, ये किताब को देखता है, वो कुछ अपना सामान ढूंढ रहा था तो वो तकिए हटाता है, वहाँ पे उसको ये किताब मिल जाती है। मिलने के बाद वो उर्मिला को बुलाता है और बुलाने के बाद उससे पूछता है कि ये पोर्नोग्राफी की किताब यहाँ क्या कर रही है। उर्मिला उसको समझाते हुए बोलती है कि ये किताब अपने पड़ोसी एक लड़की का नाम बताती है। बताने के बाद बोलती है उसकी शादी तय हो गई है और वो शायद ये किताब को पढ़ती है, लेकिन अभी शादी तय हो गई है तो अपने घर पे किताब को रख नहीं सकती है, जिसके लिए उस किताब को उसने मेरे को दे दिया है। कैसे भी करके उर्मिला धर्मेंद्र को समझाती है, लेकिन धर्मेंद्र के मन में एक वहम सा बन गया था और इसकी जांच करने के लिए धर्मेंद्र एक तरीका अपनाता है। इस बात के जब 1 हफ्ते बीत जाते हैं, उस दिन धर्मेंद्र किसी बहाने से वो बोलता है कि मुझे शहर जाना है और मुझे आने में करीब रात के 9 से 10 बज जाएंगे। उसके बाद वो चला जाता है। जब पिंटू स्कूल से 2-3 बजे के करीब आता है तो उर्मिला उसको इशारे से बुला लेती है। आने के बाद ये दोनों लोग संबंध बना रहे थे। इसी बीच होता यह है कि जो ये धर्मेंद्र रहता है वो कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगता है। खटखटाने के बाद जल्दी ये दोनों कपड़े पहनते हैं और दरवाज़ा जैसे ही खुलता है पिंटू दरवाजे से भागने लगता है। धर्मेंद्र उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि तुम इस घर में क्या कर रहे हो। तो पिंटू बहाना बनाते हुए ये बोलता है कि मैं टीवी देखने आया था, अभी मैं स्कूल से तुरंत आया हूँ, पापा घर में टीवी नहीं देखने देते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे टीवी देखने आ गया था। खैर धर्मेंद्र उसको छोड़ता है और वो कमरे के अंदर आता है, लेकिन कमरे के अंदर आने के बाद उसके पूरे तेवर बदले हुए थे। कमरे में आता है, वो अपनी बीवी की अच्छी तरीके से कुटाई करता है। कुटाई करने के बाद पूछता है ये लड़का क्यों आता है यहाँ पे, जो भी चीज़ उसको पूछना आता है पूछता है। उर्मिला को ऐसा एहसास हो जाता है कि शायद धर्मेंद्र ने कुछ झरोखे से हम लोग को देख लिया है, किसी आपत्तिजनक हालत में देख लिया है, लेकिन उर्मिला ऐसा कुछ बताती नहीं है। उसके बाद पिंटू का कुछ दिन बाद कत्ल हो जाता है। पुलिस जब ये बात सुनती है तो वो चौंक जाती है। चौंकने के बाद वो धर्मेंद्र के पास आती है और उससे कड़ाई से पूछताछ करती है। कड़ाई से पूछताछ के बाद धर्मेंद्र अब कहानी को आगे बढ़ाता है। वो बताता है कि जब मैंने पहली बार मस्तराम की किताब अपने घर में देखी तो मुझे शक हो गया था कि जो भी होगा, जो इस किताब को घर में ला के देता होगा, वो ज़रूर कमरे में भी आता होगा। इसलिए मैं बहाना बना के कि मैं 9-10 बजे रात तक आऊँगा, मैं उस दिन चला गया। जाने के बाद मैं 2-3 घंटे इधर उधर घूमता रहा और उसके बाद मैं फिर घर पे जब आया तो मैं देखा कि कमरे में मैंने झरोखे से देखा कि पिंटू और उर्मिला दोनों आपस में संबंध बना रहे थे। जब मैंने देखा तो मुझे विश्वास नहीं हो पाया, क्योंकि पिंटू की उम्र क्या है और उर्मिला की उम्र क्या है। उसके बाद जब मैंने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा खुला तो उर्मिला के जो कपड़े का लहजा था और जैसा पिंटू भागा तो मुझे पूरा कंफर्म हो गया था कि इन लोगों के बीच क्या चल रहा है। उसके बाद मैंने उसी दिन प्लान कर लिया था ये कैसे भी करके पिंटू को रास्ते से हटाना पड़ेगा। उसके बाद इस घटना की जानकारी, इस पारिवारिक घटना की जानकारी मैंने अपने 3 दोस्तों को दी, जिसमें नरेंद्र श्रीवास्तव, राधे श्याम और पंकज थे। उसके बाद हम तीनों ने मिलकर प्लान बनाया कि पिंटू को कैसे रास्ते से हटाना है, कैसे क्या करना है और किसी को कुछ पता भी न चले। खैर 14 जुलाई जो तारीख थी, 14 जुलाई 1999, उस टाइम मैं पिंटू को स्कूल पहुंच जाता हूं। स्कूल पहुंचने के बाद मैं गेट के बाहर खड़ा रहता हूं, अपनी स्कूटर लेके गया था मैं। पिंटू जो ही आता है मैं उसको अपनी स्कूटर पे बैठा लेता हूं, बोलता हूं आओ चलो तुमको कोल्ड ड्रिंक पिलाता हूं। लेने के बाद मैं राधे श्याम के घर जाता हूं। वहां जाने के बाद हम लोग खूब शराब पीते हैं। पिंटू लेकिन शराब नहीं पीता है। मैं ये सोच रहा था कि पिंटू भी शराब पी ले, लेकिन पिंटू शराब नहीं पीता है।
वो कोल्ड ड्रिंक ही पीता रहता है। इसी बीच मेरे को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। मैं पिंटू को धक्का देता हूँ और वो गिर जाता है। गिरने के बाद वो मेरे से बोलता है कि अंकल ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। उसके बाद मैं बोलता हूँ उसको कि तुमने मेरी बीवी के साथ जो किया उसके बदले ये कुछ नहीं है। उसके बाद हम तीनों दोस्त मिलके उससे वो सभी बातें पूछते हैं जो उसने मेरी बीवी के साथ किया था। वो सभी बातों को सिलसिलेवार तरीके से सच सच बताता है। फिर हम तीनों मिलकर उसका गला घोंटते हैं। गला घोंटने के बाद उसकी डेड बॉडी को उठाते हैं। अब करीब 8 बज चुके थे, रात के करीब 8 बज चुके थे। वहीं पास में जो प्राथमिक विद्यालय था, सरकारी स्कूल था, वहाँ पे जाते हैं। वहाँ जाने के बाद उसका जो सेफ्टिक टैंक रहता है उसमें उसकी डेड बॉडी को डाल के और ढक्कन को बंद कर देते हैं। खैर, धर्मेंद्र की बातें सुनकर जो उसके बाकी दोस्त रहते हैं, राधेश्याम, पंकज, नरेंद्र, इन तीनों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद इन तीनों को जेल भेज देती है। अब आपको ये भी बता दो चिट्ठी किसने लिखी। चिट्ठी लिखी थी नरेंद्र ने। पीसीओ से जो कॉल किया गया था वो पंकज ने किया था। और शराब जो भी बाकी चीज़ें हुई थी, पार्टी की व्यवस्था, वो राधेश्याम के घर पे हुई थी। तो ये थी एक ऐसी कहानी जिसमें एक महिला ने अपने हवस की आग में एक मासूम बच्चे का पहले शोषण किया और शोषण करने के बाद उसका कत्ल हो जाता है। लेकिन जब यह मामला कोर्ट में जाता है तो उर्मिला बाइज्जत बरी हो जाती है, क्योंकि इस कत्ल से उसका कोई संबंध नहीं रहता है। जो नरेंद्र रहता है, पंकज रहता है, राधेश्याम और धर्मेंद्र, इन तीनों को लोअर कोर्ट से उम्र कैद की सज़ा होती है। अभी ये मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ये थी आज की कहानी। आशा आपको कहानी पसंद आई होगी, और कहानी पसंद आई हो तो ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दें। अगर कोई और कहानी की फरमाइश हो तो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।